अगर ब्रेस्ट कैंसर के बाद कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो यही है ओरल कैविटी का कैंसर और उसके स्टेजिंग्स। ठीक है, सबको पता है कि जो ओरल कैविटी या पूरे जीआईटी में सबसे ज़्यादा जो है ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं, मोस्ट कॉमन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है कि नहीं। जैसे ही इसोफेगस के नीचे जाएंगे टोटल एडिनो कार्सिनोमा हो जाएगा, फिर उधर लास्ट में रेक्टल में फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। जहाँ लाइनिंग के अनुसार समझते हैं मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, ओवरऑल वर्ल्ड में टंग होते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में ये लागू नहीं होता है क्योंकि इंडिया में खैनी गुटका, खैनी को तो समझ रहे हैं, रख लेते हैं जीभ के यहाँ पे क्या बोलते हैं लिप के नीचे, तो इसीलिए एल्वियो बकल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वहाँ होता है। क्योंकि इंडिया में टोबैको सिर्फ पिया नहीं जाता है, रखा भी जाता है, खैनी वगैरह जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं दबा लेते हैं उसके कारण। रिस्क फैक्टर में याद रखेंगे 6 अपने को याद रखना है। सबसे पहले स्मोकिंग में याद रखेंगे, स्मोकिंग सिर्फ वेस्टर्न लोग जानते हैं, टोबैको को हम लोग स्मोकिंग सिर्फ कर सकते हैं नहीं। आइए यहाँ n नंबर ऑफ वेज है, कैसे लिया जाता है सब बताया जाएगा। ठीक है, स्पिरिट मतलब अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल टोबैको का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है कि नहीं, यानी कि इन्हांस कर देता है कैंसर के इफेक्ट को। फिर सेप्सिस, ठीक है, और पहले सिफिलिस हुआ करता था इसीलिए सिफिलिस ग्लोसाइटिस जो होते थे उसके कारण। शार्प टीथ जो होते हैं उसके कारण बार बार है ना उसमें चुभते हैं, और इल फिटेड डेंचर जो बार बार इल फिटेड होते हैं नहीं लगते उसके कारण भी ट्रॉमा के कारण होता है। सिट्रोपेनिक डिस्फेजिया सबको पता है, सिट्रोपेनिक डिस्फेजिया जिसमें एंटीरियर वॉल से याद होगा है ना वेव आ जाता था, प्लमर विंसल सिंड्रोम, ये 6 हो जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बताना होगा तो HIV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और रेडिएशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर के बारे में। पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर जो होते हैं हाई रिस्क वाले ल्यूकोप्लेकिया होते हैं। ल्यूको का मतलब वाइट, प्लेकिया मतलब यहाँ आप देख पा रहे हैं कैसे वाइट पैचेज जैसे हो गए हैं, ठीक ना। तो ल्यूकोप्लेकिया मतलब वाइट पैचेज इन ओरल कैविटी, ओरल म्यूकोसा है ना, जिसको आप स्क्रैप नहीं कर सकते, हटाना चाहेंगे तो हटा नहीं सकते हैं। ये 2 तरह का होता है, होमोजीनियस, यहाँ देख पा रहे हैं सब एक ही तरह का है तो होमोजीनियस, और दूसरा तरह होता है हेट्रोजीनियस। देखिए यहाँ पे आप देखें क्या आपको सब एक जैसा लग रहा है, नहीं, अलग अलग लग रहा है। यहाँ कुछ ज़्यादा लग रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो बीच में जो है ल्यूकोप्लेकिया और चारों तरफ लाल 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 है एर्थ्रोप्लेकिया, है कि नहीं। तो उस तरह से हो गया, इस तरह के बोलते हैं स्पेकल ल्यूकोप्लेकिया, है ना, जिसको कि दूसरा नाम क्या है एर्थ्रोलिकोप्लेकिया भी है कि नहीं। दूसरा तरीका होता है क्या, वेरिकोज लिकोप्लेकिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रिस्क है इसके साथ है, ठीक ना। अच्छा ठीक है, ये हो गया लिकोप्लेकिया खत्म। एर्थ्रोलिकोप्लेकिया सबको, एर्थ्रोप्लेकिया जिसमें सिर्फ रेड रहेंगे, वेलवेटी पैच बनने जाएंगे। और डिस्केरेटोसिस कॉन्जेनाइटा, ये 3 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, ल्यूकोप्लेकिया, एर्थ्रोलिकोप्लेकिया और डिस्केरेटोसिस कॉन्जेनाइटा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम इसमें कौन रखेगा, तो मैक्सिमम रिस्क पहले कुछ साल पहले क्या था, ल्यूकोप्लेकिया था। मैक्सिमम नहीं, पहले कुछ समय पहले एर्थ्रोप्लेकिया था, लेकिन अब ये खत्म हो गया, इसे भूल जाएं आप। अगला क्या है एग्जाम्पल, नया कौन सा है, स्पेकल लिकोप्लेकिया इज द मोस्ट, ये वाला जो मैं बता रहा था, ये फिगर वाला जो ऐसा फिगर अगर आपको दिखाए तो इसके साथ मोस्ट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिस्क रहते हैं। और भी है ओरल सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, सिट्रोपेनिक डिस्फेजिया जो मैं बता रहा था, प्लमर विल्सन, ओरल लाइकोप्लानस, डिस्क्वायर्ड लूपस, एर्थ्रोमोटोसिस। देखिए वेरिकोज वाला जो मैं बता रहा था ऐसा दिखता है, ठीक है, और एर्थ्रोप्लेकिया सिर्फ रेड एंड रेड। अब आते हैं सबसे इजी, मैं तो सबसे इजी ही बोलूँगा, ठीक है, स्टेजिंग पार्ट। स्टेजिंग में दिक्कत क्या है दोस्तों कि हम लोग सोचते हैं एक बार में रट ले, एक बार में नहीं, आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स लिखना होगा, जब लिखेंगे तो फ्रेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो करेंट चल रहा है वो 8th एडिशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले 7 से शुरू करिए आप। 7 से शुरू करेंगे तो ऐसे याद करें कि T1 ट्यूमर जो हो लेस देन 2 सेंटीमीटर T1 में आ गए, ठीक है, ग्रेटर देन 2 से 4 के बीच में रहेगा तो T2 में आ गए, T3 के लिए 4 से ज़्यादा होगा तो T3 में चला जाएगा, ठीक है। और T फॉर ए में कौन आएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्किन, मैंडिबल एंड मैक्सिला, ठीक ना। ये पहले 7th में इसको ऑपरेबल बोलते थे, लेकिन अब इसे मॉडरेटली एडवांस्ड बोला गया है, ठीक है। अच्छा बाकी सब पे ध्यान नहीं दे, सिर्फ जो मैं रेड लाइट कर रहा हूँ वो 7th के अनुसार उतना याद पहले करें। बी क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कैरोटिड वेसल्स एंड स्कल बेस, ठीक है, 8th में इसे वेरी एडवांस्ड बोला गया है। इतना याद हो गया, बोले मेरे साथ। T1 में क्या होता है, T1 में 2 से कम, T2 में 2 से 4, T3 में 4 से ज़्यादा, T4 में 3 चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट है, स्किन, मैंडिबल और मैक्सिला, ठीक है। और बी में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरोटिड वेसल, वेसल का इन्वॉल्वमेंट बी चला जाएगा, स्कल बेस, बी से स्कल बेस, बी से, ऐसे याद करेंगे थोड़ा आसान होगा। इतना याद हो गया।
अब आते हैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं 8th में कि अगर मान लीजिए ये टंग है, ठीक है, और टंग को मैं इधर से देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो मान लीजिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो ऐसे करके फैली हुई हैं, ठीक है। तो पहले मैं जो ये थिकनेस नापता था ये टोटल थिकनेस हो जाता। देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि टोटल थिकनेस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इज टोटल थिकनेस, लेकिन अब नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम क्या है, डेप्थ ऑफ इन्वेजन, ठीक है। इसका जो हम लोग नापते हैं वो म्यूकोसल सरफेस से नापते हैं कितना गहरा है, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है उसको बताओ कितना है, डेप्थ ऑफ इन्वेजन, ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट किया गया है। अब इसमें देखें क्या क्या होता है डेप्थ ऑफ इन्वेजन में। मैं ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब बताएं डेप्थ ऑफ इन्वेजन जब मतलब पहला वाला अगर ट्यूमर 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में है और डेप्थ ऑफ इन्वेजन 5 mm से कम है तो ये कंप्लीट हो गया। ये तो बहुत आसान है। T1 क्या है, ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ इन्वेजन 5 mm से कम। T2 में भी क्या है, डेप्थ ऑफ इन्वेजन 10 mm से कम। T3 में क्या है, डेप्थ ऑफ इन्वेजन 10 mm से कम। तो बहुत आसान है। लेकिन अब इसके साथ साथ मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ और ऐड हुआ है। जब T2 आपको लिखे तो इतना से कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर वाला जो साइज है उसको उतार लें, ठीक है, और डेप्थ ऑफ इन्वेजन में थोड़ा बढ़ा के लिख दें, ठीक है, यानी कि पहले वाले से ज़्यादा इससे कम। इसमें आप खुद बताएं, साइज अपने को वही उतार लेना है, इससे थोड़ा ज़्यादा और इससे थोड़ा कम, ठीक है। तो इससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो 10 mm से ज़्यादा हो जाएगा, इससे थोड़ा कम करेंगे तो 10 mm के पास ही आएगा, है ना। एक जो वैलिड हो रहा है दोनों में, ये वैलिड हो रहा है तो उसको लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा इसमें आइए, इसमें T4 में क्या होगा, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और आगे क्या लिखेंगे, डेप्थ ऑफ इन्वेजन क्या मैं लिखूँ, 10 mm से कम कि 10 mm से ज़्यादा, 10 mm से ज़्यादा, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। तो ये ऐसे कर करके आपको 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। मेरे साथ लिखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको। इतना खत्म हो गया। ये हो गए T, ट्यूमर के साइज डेप्थ के अनुसार, डेप्थ ऑफ इन्वेजन के अनुसार। अब आता है, अब क्या आएगा, N0 मतलब कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्लिनिकली रेडियोलॉजिकली, है ना, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरा का N1 में क्या होगा, इप्सीलैटरल, ठीक ना, सेम साइड का लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होगा जो कि 3 सेंटीमीटर से कम होगा। N2A क्या होगा, इप्सीलैटरल, ठीक ना, लेकिन 3 से 6 सेंटीमीटर का होगा। N2B क्या होगा, इप्सीलैटरल, ठीक है। देख रहे हैं 2 में B तक जो है इप्सीलैटरल है, मल्टीपल होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, एक नहीं बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन कोई भी 6 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होगा। नन ऑफ देम 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। उसका क्या आता है दोस्तों, उसका आता है N2C। सी से याद रखें कॉन्ट्रालेटरल और बाइलेटरल, लेकिन तब पर भी इनमें से भी कोई 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। N3A का कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है कि लिम्फ नोड 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह, इप्सीलैटरल हो, सिंगल हो, मल्टीपल हो, व्हाटएवर हो, लेकिन यहाँ मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिम्फ नोड 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 8th में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आया है एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट। मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। पहले ये समझे कि ये जो तीनों हैं N0, N1, N2A, N3B, N3C, इन सभी में, और N3A तक, ठीक है, N3A तक इसमें एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर का ये कैप्सूल हो गया, ठीक है, ट्यूमर का कैप्सूल हो गया तो कैप्सूल के बाहर नहीं निकलेगा, अंदर में ही रहे तो हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं N3B में कि अगर लिम्फ नोड जो है कुछ भी साइज हो, XYZ 6 सेंटीमीटर से कम, 6 सेंटीमीटर हमको नहीं पता, लेकिन जैसे ही बोलेगा एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट, ये चुपचाप N3B में आ जाएगा। देखिए यहाँ कैप्सूल के बाहर हो गया है तो यहाँ बोलेंगे एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट है N3B, खत्म कहानी, N की कहानी खत्म। एक बार बोल दूँ, चलिए ठीक है, बोलिए। N0 खत्म कहानी, तो बहुत आसान हो गया, है ही नहीं। N1 में इप्सीलैटरल साइज 3 से कम, N2 में इप्सीलैटरल 3 से 6, N2B में इप्सीलैटरल ही रहेगा लेकिन मल्टीपल, है कि नहीं, लेकिन कोई भी 6 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होगा। N3C, सी से याद रखें कॉन्ट्रालेटरल और बाइलेटरल, लेकिन कोई भी 6 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होगा। N3A क्या होगा, N3A का इन्वॉल्वमेंट क्या है, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा, साइज कुछ भी हो, इप्सीलैटरल कुछ भी हो, इधर उधर जिधर भी हो हमको नहीं पता, लेकिन 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो N3A। और इन सभी में जो आप देख पा रहे हैं N0, N1, N2, N2B, N2C, N3A तक में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है एक्स्ट्रा नोडल का। जैसे ही N3B या एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब आते हैं, सबसे इजी क्या है, मेटास्टेसिस। कोई मेटास्टेसिस नहीं है, M1 में डिस्टेंस मेट्स मिलेगा।
आप समझ लीजिए N4B और M1 जो होते हैं इनऑपरेबल होते हैं, ठीक है। अब स्टेजिंग बहुत आसान है, N1 M0 T1 में, T2 में T2 N0 M0, ठीक है। N3 में क्या होता है T3 N0 M0 और T1 कुछ भी हो 1 से लेकर 3 तक N1 M0, है कि नहीं। 4 में क्या होता है, चौथे में क्या होता है, चौथा में क्या होगा, चौथा में कुछ भी हो एनी T4 एनी N2 एनी N3 एनी M1, है कि नहीं, कोई भी हो। T4 देखते ही तुरंत मार देना है, ठीक ना। N2 देखते ही मार देना, N3 देखते ही मार देना, M1 देखते ही मार देना है, स्टेज 4, खत्म कहानी। सिंपल प्रिंसिपल क्या रहेगा ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी आपको पता है कि स्क्वामस सेल जो होते हैं वो रेडियो सेंसिटिव होते हैं, है कि नहीं। अच्छा, इसीलिए क्या होता है स्टेज 1-2 में सिंगल मोडालिटी, मान लीजिए सर्जरी का ऑप्शन देंगे पेशेंट को, ठीक है, सर्जरी सबसे बेस्ट होगा, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर जाए किसी भी तरीके से, कॉस्मेटिकली या पैसा नहीं है या बहुत सारे तरीके हैं, ठीक ना, तो हम रेडियोथेरेपी देते हैं, वो भी इक्वली उतना ही इफेक्टिव रहता है। अब आते हैं स्टेज 3 और 4। स्टेज 3-4 में तीनों सर्जरी प्लस उसके साथ साथ इन एडिशन टू रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों देंगे। इस तरह के ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको एक बार जितना लिखना होगा तो लिखेंगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसके बाद मैं ब्रेस्ट कैंसर पे भी लाऊंगा, आप उसको देखेंगे, एक बार लिखेंगे और फिर बताएंगे। थैंक यू सो मच। कुछ फीडबैक देना हो आप दे सकते हैं, उसके लिए दिल खुला हुआ है। थैंक यू सो मच।